ठीक है, स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हैं हम, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा मैं। ठीक है, कोई बच्चे जो सामने बैठे हैं कह रहे हैं रिवाइज करा दो। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस को जज करने का, कि सॉफ्टवेयर कितना सही है या नहीं है। सॉफ्टवेयर को चेक करने के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर कितना रिलायबल है, क्या सॉफ्टवेयर पे हम भरोसा कर सकते हैं। यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर में, तो वो सक्सेसफुल हो रही है नहीं हो रही है। अभी हम सॉफ्टवेयर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। रिलायबिलिटी मतलब जो सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बना है क्या वो ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज रिलायबिलिटी। ऐसे यूपीआई पेमेंट के लिए ऐप है, तो वो यूपीआई पेमेंट करेक्ट कर रहा है, 100% एक्यूरेसी से कर रहा है। ऐसा तो नहीं मैंने 10-20 की ट्रांजेक्शन करी, 10-20 रुपए की, वो ठीक हो रही है, 20,000 की 25,000 की कर दी, अटक गया पेमेंट, तो वो ऐप मैं दोबारा यूज नहीं करूंगा। मैं अपना तो बता रहा हूं, कोई और करता हो ऐसे तो ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, भरोसा उठ जाता है उस चीज से। ठीक है, तो रिलायबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर, इतना रोबस्ट होना चाहिए कि वो जिस काम के लिए बना है वो करे। सेकंड, स्केलेबल। सॉफ्टवेयर में स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकें एज पर अवर रिक्वायरमेंट। कुछ मॉड्यूल अभी हमें नहीं चाहिए उसको ऑफ कर सकें, कुछ मॉड्यूल और इनहेंस करने हैं तो हम वो भी कर सकें। ऐसा नहीं कि जितना बना दिया उसमें कोई चेंजेस कर रहे हैं तो दिक्कत आ रही है। दूसरा था पोर्टेबल। सॉफ्टवेयर पोर्टेबल्स होने चाहिए, एक सिस्टम पे चल रहे हैं, मशीन पे चल रहे हैं तो दूसरी मशीन पे भी, विंडोज पे चल रहे हैं तो मैक पे भी चलने चाहिए, डेस्कटॉप पे चल रहे हैं तो लैपटॉप पे भी चलने चाहिए, मोबाइल वर्जन पे भी स्क्रीन अच्छे से खुलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी, कोई भी मॉड्यूल मैंने बनाया है, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल बनाया है, सॉफ्टवेयर ज्यादा रीयूजेबल होते हैं, उनका कोड रीयूज हो जाता है। जैसे पेमेंट गेटवे है, मैंने पेमेंट गेटवे को बनाया तो मल्टीपल वेबसाइट के साथ मैं ऐड कर सकता हूँ। यूपीआई पेमेंट बनाई तो यूपीआई पेमेंट को बहुत सारे ऐप्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट है यूजेबिलिटी। सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी मतलब कि सॉफ्टवेयर कितना यूजेबल है, मैं उसको कितनी इजीली यूज कर पा रहा हूँ। अगर यूट्यूब है आजकल इतना फेमस है कि छोटे छोटे बच्चे भी उसको चला लेते हैं। फेसबुक है, छोटे छोटे बच्चे, छोटे बच्चे तो नहीं, कम से कम 12-15 साल के बच्चे चला लेते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप तो 6-7 या 4-5 के एज के बच्चे भी चला पाते हैं। इतना फेमस इसलिए कि यूजेबल है। 60 से या 75 की उम्र वाले लोग भी व्हाट्सएप आजकल चला लेते हैं क्योंकि आसान है। जो सॉफ्टवेयर बन रहे हैं उनकी यूजेबिलिटी भी चेक होती है कि वो कितना यूजेबल है। तो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर में होने चाहिए। ठीक है, टेस्टिंग जिसके ऊपर की जाती है। तो टेस्टिंग क्या है, प्रोसेस है आइडेंटिफाई करना कि सॉफ्टवेयर कितना करेक्ट है। सिर्फ बग्स निकालने को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग नहीं बोलते, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की करेक्टनेस को जज करना है कि वो कितना सही है नहीं है। और जो सही की डेफिनेशन है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है। दूसरा, क्लाइंट भगवान होता है, क्लाइंट जैसा कह रहा है वैसा करना पड़ेगा। उसने कहा कि 2 और 2 को 5 बना दो, तो डेवलपर को बना के देने पड़ेंगे, वो उसकी रिक्वायरमेंट है जो पैसा दे रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग द फंक्शनैलिटी और एप्लीकेशन। वेरीफाइंग का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, क्या हम करेक्ट प्रोसेस कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का। वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट हमने बनाया है क्या वो बिल्कुल सही है या नहीं है। हाँ, हाँ वी मॉडल होता है, वो हमने पढ़ा था, पढ़ा थी मैंने वी मॉडल। नहीं, अच्छा, नोट से पढ़ा होगा। ठीक है, वी मॉडल। वेरीफाइंग एंड वैलिडेटिंग, वेरीफाइंग का मतलब होता है कि प्रोसेस को, क्या जो ह्यूमंस हैं वो सही प्रोसेस कर रहे हैं, उसको भी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई खाना बना रहा है तो क्या सही तरीके से बना रहा है, साफ सुथरी तरीके से बना रहा है, ये भी है। वैलिडेशन, खाना बनाने के बाद क्या टेस्टी बना है। वेरीफाई हम करते हैं प्रोसेस को, वैलिडेट करते हैं हम प्रोडक्ट को। बहुत क्वेश्चन आते हैं इंटरव्यू में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल। ठीक है, हम क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्लियर है, तो टेस्टिंग क्या है, प्रोसेस है वेरीफाई और वैलिडेट करने का एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी को कि वो कितना सही है नहीं है। वैलिडेट करते हैं हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, जब भी क्लाइंट कोई भी सॉफ्टवेयर देता है उसके साथ एसआरएस की गाइड देता है। एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, वो बताता है कि उसको एप्लीकेशन कैसा चाहिए। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें लिखा होता है मुझे एप्लीकेशन ऐसा चाहिए। ठीक है, इस क्लिक पे ये होना चाहिए, तो हम उसी के बेस पे क्या करते हैं,
टेस्टिंग करते हैं। ये क्लियर हो गया? जैसे अभी मैं फॉर्मूला लूप लगा रहा था, तो मैं चाह रहा था कि भारत नेम नहीं आए, तो मेरी रिक्वायरमेंट थी ना उस टाइम कि भारत ना आए। उसी को आउटपुट में मैं चेक कर रहा था कि भैया वो प्रोग्राम ऐसा चल रहा है या नहीं चल रहा है। दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन। मैं प्रोग्राम लिखने के बाद उसको वैलिडेट कर रहा था कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जो ऑनलाइन है। कोई भी बच्चे, रेखा, सुमन, सॉरी रेखा नहीं, कोई कोई भी डाउट हो ना आप लोग पूछ सकते हो। अब मैं डिटेल में ही जा रहा हूँ इसमें। बच्चे बैठे हैं जो सब्र कर रहे हैं, रिपीट करने में कोई वो नहीं कर रहे हैं। सुमन, नजम, अगर आप कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है आप लोग। शिखा, नेहा, सुमन, नेहा आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? ठीक है। थोड़ा सा मैं क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो ऑनलाइन है वो पढ़ चुके हैं इसको। जिसको डाउट होगा मैं उसको रिपीट कर दूंगा दोबारा। उसकी फुल फ्लैश रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, मैं वो भी दे दूंगा। अब है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। टेस्टिंग को समझने से पहले उसके टाइप समझना बहुत जरूरी है। दो टाइप की टेस्टिंग होती है, एक मैनुअल, एक ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग, जहां पे कोई ह्यूमन बैठ के टेस्ट केस लिख रहा है, उनको बाय हैंड एक्सिक्यूट कर रहा है, ब्राउजर में जाके रन कर रहा है खुद से। कोई मशीन का यूज नहीं कर रहा है, कोई कोड का यूज नहीं कर रहा है। मशीन का मतलब टूल से है, ठीक है? ऑटोमेशन टेस्टिंग मतलब वो कोई कोड लिख रहा है, कुछ टूल्स का यूज कर रहा है अपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, ऑटोमेशन। अब मैनुअल टेस्टिंग तीन तरीके की होती है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब मैंने सॉफ्टवेयर बनाया है, मैं सॉफ्टवेयर के कोड में जाके चेक कर रहा हूँ, इंप्लीमेंटेशन पार्ट को देख रहा हूँ कि क्या उसने कोड लिखा है, सही लिखा है, नहीं लिखा है। दैट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। नेक्स्ट है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं देख रहा, जो सॉफ्टवेयर कोड चलने के बाद जो सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, मैं आउटपुट डाल के देख रहा हूँ कि आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे आपने प्रोग्राम लिखा, मैंने प्रोग्राम लिखा लूप का, तो जिस जो यूजर है उसको, तो जैसे मैं कहता कि उसने 3 डाला और 10 डाला, तो 3 से 9 तक की डिजिट दिख रही थी, तो कह देगा भैया गलत है। लेकिन प्रोग्राम के लॉजिक के हिसाब से इंटरनल ठीक था, लेकिन हमें यूजर के लॉजिक के साथ वो बनाना पड़ा, 3 से 10 तक करना पड़ा। तो जो 3 और 10 को देख रहा है वो क्या है? सिर्फ ब्लैक बॉक्स टेस्टर। उसको सिर्फ आंसर चाहिए कि मेरे स्क्रीन पे आंसर आ जाए, सॉफ्टवेयर में क्या चल रहा है उसके बारे में। इंप्लीमेंटेशन पीछे क्या हुआ है उसको नहीं पता। मैं आपको बोलूंगा कि आप ब्लैक बॉक्स टेक्सचर और लैपटॉप को चेक करो, तो आप बटन दबा के देखोगे चल रहा है, प्लग ऑन करके देखोगे, पावर ऑन करके देखोगे, स्विच ऑन करके देखोगे, पावर लगा के देखोगे, सब क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अगर आप खोल के देखने लगे कि प्रोसेसर लगा है नहीं लगा है, रैम कितने चीज की लगी है नहीं लगी है, सही से जुड़ी है नहीं जुड़ी है, आप इंप्लीमेंटेशन में चले गए उसकी, दैट इज व्हाइट बॉक्स। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डेवलपर करते हैं, यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं वो लोग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मैनुअल टेस्टर, फंक्शनल टेस्टर करते। क्लियर? सेकंड है ग्रे बॉक्स, जो व्हाइट और ब्लैक बॉक्स का मिक्स होता है, दैट इज ग्रे बॉक्स। फिर इसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आता है, जो मैनुअल टेस्टर होते हैं वो ब्लैक बॉक्स टेस्टर होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्ट। मैं फंक्शनल टेस्टिंग करवाता हूँ। फंक्शनल टेस्टिंग में कुछ पार्ट होते हैं, यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम और यूएटी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कि आप पार्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर का एक पीस ऑफ कोड चेक कर रहे हो, एक पेज बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको चेक कर रहे हो, ठीक है? डेवलपर नहीं करता है। यूनिट टेस्टिंग डेवलपर वाली अलग होती है और मैनुअल वाली अलग होती है। वो टेस्ट केस लिखता है, जैसे मैनुअल टेस्ट केस लिखते हैं ना, वो यूनिट टेस्ट केस लिखते हैं अपने कोड को चेक करने वाला। ये मॉड्यूल को चेक करना होता है। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? यूनिट टेस्टिंग को बड़ा कि मल्टीपल यूनिट्स को आपस में ज्वाइन कर। यूनिट टेस्टिंग मतलब एक मॉड्यूल की टेस्टिंग करी, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की छोटे छोटे मॉड्यूल्स को ऐड करके टेस्टिंग करा। जैसे कोई गाड़ी है, तो गाड़ी के अलग अलग पार्ट्स, कार को टेस्ट करना है, जैसी बन रही है तो पहले टायर को टेस्ट करना है कि टायर ठीक है नहीं बने, इंजन सही बनाए नहीं बनाए, हॉर्न सही बनाए नहीं बनाए, ठीक है, बॉडी उसकी सही बनी नहीं, हो जाती है यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेट करना, आपस में सब चीजों को जोड़ा, क्या इंजन अब ऑन करने के बाद, रेस देने के बाद टायर घूम रहे नहीं घूम रहे, दैट इज इंटीग्रेशन। क्लियर? सारे मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट कर देना, लॉग इन पेज बना दिया, लॉग आउट पेज बना दिया, ये अलग अलग पेजेस हैं, इनको चेक करना, यूनिट टेस्टिंग।
आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये पेज कैसा फ्लो हो रहा है, दैट इज इंटीग्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। पूरा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होने के बाद, उस जब सिस्टम, मतलब कार है, कार कंप्लीट पूरी बन गई है, अब उसको रोड पे उतार के देख रहे हैं कि ये रोड पे कैसे चल रही है, ब्रेक मारने पर रुक रही है, पानी है कहीं पे, ठीक है, कीचड़ है, वहां पे फिसल तो नहीं रही है, ठीक है, डे लाइट में कैसे चल रही है, नाइट लाइट में कैसे चल रही है, रिफ्लेक्शन विंड स्क्रीन से तो नहीं आ रहा है, किसी चलाने वाले को तो ऐसा तो नहीं ब्लाइंड हो जा रहा है, वो सारी टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग मतलब कि पूरे सॉफ्टवेयर को आप अलग अलग कंप्यूटर उसमें चला के देखेंगे, अलग अलग ब्राउजर में चला के देखेंगे, अलग अलग मशीन पे चला के देखेंगे, विंडोज पे कैसे चल रही है, मैक पे कैसे चल रही है, मोबाइल पे कैसे चल रही है, दैट इज सिस्टम टेस्ट। एप्लीकेशन चल रहा है लेकिन अलग अलग कैसे चल रहा है। यूएटी टेस्टिंग मतलब यहाँ पे क्लाइंट आके टेस्टिंग करेगा, आपने अपनी पूरी तसल्ली कर ली, इसको सामान बेच रहे हैं वो भी आके टेस्टिंग करेगा, ठीक है, उसे बोलते हैं यूएटी। यूजर टेस्टिंग दो तरीके से होती है, एक अल्फा टेस्टिंग, एक बीटा टेस्टिंग। एक टीम खुद अपने पास करती है कि भैया इसकी यूएटी करो, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर फाइनल करते हैं इसके पास, क्लाइंट के पास, कि भैया आ जाओ चेक कर लो, ये ठीक है। ये बेसिकली फंक्शनल टेस्टिंग है, जो वेबसाइट कैसे चल रही है उसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करता है, सारी चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, दैट इज फंक्शनल टेस्टिंग। इस कोर्स का पार्ट है फंक्शनल टेस्ट। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब होता है कि वेबसाइट सही तो चल रही है, लेकिन अगर 1,000 यूजर आ गए तब भी क्या वो चीज सही चल रही है नहीं चल रही है, दैट इज कॉल्ड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबल टेस्टिंग, ठीक है। कंपैटिबिलिटी मतलब अलग अलग नेटवर्क पे, हाई स्पीड नेटवर्क पे, स्लो स्पीड नेटवर्क पे, अलग अलग नेटवर्क पे हम चला के देखेंगे, अलग अलग, अलग अलग, जैसे कंपैटिबिलिटी मतलब अलग अलग प्रोसेसर पे चला के देखना है, अलग अलग यूजर के साथ चला के देखना है। 1,000, 10,000, 10 लाख यूजर एक साथ आ रहे हैं तो वेबसाइट क्रैश तो नहीं हो रही है, वो टेस्टिंग भी की जाती है इंडस्ट्री में, ठीक है, वो नॉन फंक्शनल टेस्ट। जब एडवांस लेवल में जाएंगे ना तो वो सीखेंगे, उसके लिए टूल्स यूज होते हैं, ठीक है, वो ऑटोमेशन से भी अलग है, क्लियर है। उसमें लोड रनर, जे मीटर, ऐसे टूल्स यूज होते हैं जो मल्टीपल लोगों का लोड डाल सके। ऐसा तो नहीं कि हम 1,000 की टीम बैठाएं तो भैया चेक करो, 5 लाख की टीम बैठाएं चेक करो, नहीं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर का ही यूज करते हैं, टूल्स का यूज करते हैं, वो 5-5 हजार लोड डालता है उसमें सॉफ्टवेयर, उसके लिए कोड होते हैं, अलग अलग चीज होती है, तो उसको मेरा भी पार्ट नहीं है वो, ठीक है। वो मैनुअल टेस्टर ऐसे बिगिनर जा रहे हो तो भी आपको नहीं चाहिए होता, वो अलग ही प्रोफाइल। जैसे मेडिकल्स में होता है ना, डॉक्टर है, फिजिशियन है, फिर डेंटिस्ट है, फिर सर्जन आ गए, फिर वो सर्जन में भी स्पेशलिस्ट है कि वो हार्ट का है, ब्रेन का है, लीवर का है, किडनी वाले अलग हैं, तो वो एक फाइनाइट लेवल पे, तो 3-4-5 साल एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप उस डोमेन में शिफ्ट कर सकते हो, क्लियर है। क्यूए के ही पार्ट होता है, क्यूए में देखो, क्यूए की टीम में कौन कौन होता है, मैनुअल टेस्टर होता है वो अलग होता है, ऑटोमेशन टेस्टर होता है वो अलग होता है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस टेस्टर होता है वो अलग होता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट। डेवलपर की टीम में सिर्फ कोड करने वाले नहीं होते, डेवलपर की टीम में फ्रंट एंड बनाने वाला अलग होता है, बैक एंड बनाने वाला अलग होता है, सिस्टम आर्किटेक्ट बनाने वाला अलग होता है, ऐसे ही टेस्टिंग की टीम होती है, अलग अलग लोगों का अलग अलग काम। तो वेबसाइट का एरिया इतना बड़ा है कि कुछ पार्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, ठीक है। हाँ, करने का तरीका, नॉलेज अलग अलग है, ठीक है, उनकी जो एक्सपर्टीज है वो अलग अलग है। नॉन फंक्शनल टेस्टर परफॉर्मेंस टेस्टर होते हैं बेसिकली, जो परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि सब ठीक चल रहा है, बग नहीं है उसमें। मैनुअल टेस्टर क्या करेगा, बग फाइंड करेगा, ठीक है, एरर्स फाइंड करेगा, वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा, ये परफॉर्मेंस चेक करेगा कि भैया ये कैसा चल रहा है। मैनुअल टेस्टिंग मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। एडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग के, फास्ट एंड एक्यूरेट है, विजुअल फीडबैक है, आप देख के बता रहे हो कितने कलर हैं, कितने अच्छा है, कितना उसको यूज एंड फील कर रहा है यूजर। लेस एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं होती, जल्दी काम हो जाता है, नो कोडिंग रिक्वायर, कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्लियर है। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है, थोड़ी सी आसान है एज कंपेयर टू ऑटोमेशन। मैनुअल टेस्टिंग बेसिकली डिफेक्ट फाइंड करने के लिए होती है, जब भी कोई भी एप्लीकेशन बन रहा होता है तो उसमें मैनुअल टेस्टिंग होती ही होती है, आप ऑटोमेशन करो ना करो मैनुअल टेस्टिंग तो करनी होती है,
ठीक है, तो मैनुअल टेस्टिंग की जॉब जहां भी डेवलपमेंट हो रहा है वहां हो रही है। ऑटोमेशन का काम है जहां पे मैनुअल टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है, टेस्ट केस को बार बार रन किया जा रहा है, तो उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जितने भी एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हैवी हो गई है, बहुत ज्यादा मॉड्यूल हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है, तो उस टेस्टिंग में ऑटोमेशन की हेल्प करनी पड़ती है। मैनुअल टेस्ट के जो पास हो गए हैं, जो ठीक चल रहे हैं, उसको ऑटोमेट कर दिया जाता है। मैनुअल टेस्टिंग जरूरी नहीं है, किसी भी साइट का मैनुअल ज्यादा प्रीफर करते हैं कि डेवलपर की जो टीम है ना, वहीं पे एक मैनुअल की टीम बैठा दो। आफ्टर डिप्लॉय मान लो कोई वेबसाइट या डिप्लॉय डिप्लॉय देखो, कंपनी टू कंपनी अप्रोच होता है। हमारी कंपनी में ऑटोमेशन मैनुअल के साथ साथ ही चलती है। कोड तभी जाएगा जब उसके साथ ऑटोमेशन भी जा रहा है। कुछ कंपनी होती है कि ऑलरेडी हो चुका है, काम बन चुका है, सॉफ्टवेयर पुराना बना हुआ था, उसमें ऑटोमेशन होना है तो ऑटोमेशन होता है उसमें, तो भैया मैनुअल टेस्टर को वहां से फ्री करो, ऑटोमेट करो सारा। हाँ, ऑटोमेट। अब देखो, और इसको समझना, मैनुअल टेस्टिंग डिफेक्ट फाइंड करने के लिए होता है, ये चीज समझ में आ गई, गलतियां निकालने के लिए। ऑटोमेशन गलतियां निकालने के लिए नहीं है, ऑटोमेशन गलतियां ढूंढने के लिए है, कि निकालना और ढूंढना अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सुनने में एक जैसा लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा सा कि क्या मतलब है मेरे कहने का। जब एप्लीकेशन बन रहा है तो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी टेस्ट हुआ नहीं है, सिली मिस्टेक्स, लॉजिक बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो गलतियां आती हैं। जब वो सारी गलतियां, सारे एरर, सारे बग्स डेवलपर ने फिक्स कर दिए हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं कि अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा प्रोडक्ट है, वो स्टेबल हो गया है। क्लियर? स्टेबिलिटी के बाद एक पोजीशन पे पहुंच गए जहां पे 1,000 टेस्ट केस हमें रन करने हैं। अब वो टेस्ट केस, वेबसाइट कुछ ऐसी है जिसमें रेगुलर कुछ ना कुछ चेंजेस होता है। प्रीवियस चेंजेस करने से जो पहले के फीचर्स होते हैं उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये चीज क्लियर हुई? तो वो इम्पैक्ट कैसे चेंज किया जाए? क्या 1,000 टेस्ट केस फिर से चलाए जाएं, जिनको 4 महीने में मैनुअल टेस्टर ने किया था, फिर से 4 महीने बटाएं? वो तो हम पीछे ही जाते रहेंगे, कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। तो उन 1,000 टेस्ट केस को 6 महीने, 8 महीने लगा के, जब जब मैनुअल टेस्टर लिख रहे होते हैं, ऑटोमेट भी कर देते हैं कि भैया अब इसको 2 घंटे में ही रन कर देंगे हम। ठीक है, तो अगर ऑटोमेट करने से जो मैनुअल टेस्ट केस ऑटोमेट हो गए, रन करेंगे, कहीं भी एप्लीकेशन में गलती आई, वो तुरंत बता देगा। ये चीज समझ में आई ऑटोमेशन क्यों है? गलतियां ढूंढनी है, सही नहीं करनी। और मैनुअल टेस्टर तो खुश हो जाता है जब उसे गलती मिलती है, उसको तो मजे आ रहे होते हैं, और ये भी वो तो धड़ाधड़ मेल लिख रहा होता है, सर ये भी ढूंढ दिया, सर ये भी ढूंढ दिया, सर ये भी ढूंढ दिया। उसका काम है सॉफ्टवेयर को स्टेबल करना, लेकिन गलतियां ढूंढने में मजा आता है। कोई काम दिया है आपको, आप उसको अच्छे से कर रहे हो, मतलब। क्लियर है? तो ऑटोमेशन में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डिफेक्ट आ रहे हैं, तो वो डिफेक्ट को लॉक किया जाता है, डेवलपर को दिया जाता है, वो रात भर बैठाया जाता है, भैया सही कर, तेरा किया हुआ है ये। रात को 12-12 बजे, 1-1 बजे तक भी ये होता है। ठीक है, डेवलपमेंट में। टेस्टिंग में भी होता है, डेवलपर ने 9 बजे बिल्ड दे दी, भैया आज ही जानी है, इसको टेस्टिंग करो, तो टेस्टर बैठा रहेगा फिर। डिपेंड करता है काम कैसा है। कई कंपनी में बहुत स्मूथ चल रहा होता है, किसी कंपनी में प्रोडक्ट में हड़ी बड़ी होती है तो जल्दी होता है, उसी कंपनी में कोई प्रोडक्ट जल्दीबाजी में है, क्लाइंट है, भैया चाहिए ही चाहिए। आपने नई दुकान खोली है, तो आपको बहुत हो जाती है, भैया ऑनलाइन करना है, सामान ऑनलाइन भेजा, जल्दी बनाओ। वो कहेगा 6 महीने लगेंगे, नहीं भाई 6 महीने नहीं, 2 महीने में दो, तो वो प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, पैसे आप ज्यादा, भैया जल्दी कर दे, दे दे। तो प्रोसेस भी उस हिसाब से फास्ट हो जाता है, टेस्टिंग भी उस हिसाब से होगी, जल्दी जल्दी डेवलपमेंट होगी, तो एरर भी ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ऑटोमेशन समझ में आया। टेस्टिंग रिक्वायरमेंट है, क्यों? ह्यूमन एरर है, किसी भी एज पे डिफेक्ट आ सकते हैं, तो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट होती है। डिफेक्ट क्या है? जो भी एरर्स हमें मिलते हैं टेस्टिंग में, उनको हम डिफेक्ट बोलते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैं थोड़ा ही फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि आगे टॉपिक भी कवर करना है। कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो टेस्टिंग कहती है कि ये
होते हैं अक्सर टेस्टिंग में। जो मैनुअल टेस्टर है उनको पता होना चाहिए। पहला है कि टेस्टिंग करते क्यों है, क्योंकि टेस्टिंग से डिफेक्ट पता लगते हैं। डेवलपर कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, गलतियां कर देता है। तो टेस्टिंग तो रिक्वायरमेंट है ही है। ये क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग नॉट पॉसिबल मतलब कि आप सारे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करके सारी कंडीशन को टेस्ट केस नहीं, मतलब आप पूरी टेस्टिंग कंप्लीटली नहीं कर सकते। आप 100% बग फ्री एप्लीकेशन को नहीं बना सकते। अगर मैं कहूं कि मैंने टेस्टिंग कर ली है, 2 महीने कर ली, 3 महीने कर ली, उसके बाद भी चांसेस हैं कोई माइनर डिफेक्ट आ जाए। जैसे नंबर्स हैं, 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम है, नॉर्मली तो काम कर रहा है। क्या आप दुनिया भर के सारे नंबर्स में ऐड करके देखोगे, टेस्ट करके देखोगे? नहीं। ठीक है। एग्जॉस्टिव टेस्ट की कंप्लीट 100% टेस्टिंग आप नहीं कर सकते। 100% टेस्टिंग नहीं कर सकते तो जो रिजल्ट आता है 100% आप कमिटमेंट भी नहीं कर सकते। आप कहोगे 99% चलेगा ये। क्लियर? तो एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल नहीं होती। ये चीज क्लियर हुआ क्यों? क्योंकि सारे टेस्ट डेटा पे आप नहीं कर सकते। एक कैलकुलेटर बना दिया तो क्या आप पूरी दुनिया के नंबर उसको टेस्ट करके देखोगे? नहीं। उसकी फंक्शनैलिटी टेस्ट करके देखोगे कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है। हो सकता है वो किसी नंबर पे जाके नहीं चल रहा हो, कुछ एरर आ जाए प्रोग्राम में, या उसका स्पेस फिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो कितना 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 करेंगे, कितना कमिट करेंगे? आप सोचिए, मैंने एक लोन पेज बना दिया, उसमें लोन कैलकुलेट हो रहा है कि आपको लोन चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, उसमें अपना प्राइस डालते हो, 20 लाख लोन चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, और मेरी ईएमआई कैलकुलेट होके आ जाए। तो उसके परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन समझिए कितने बन सकते हैं। आप कुछ भी उसमें फिगर डाल सकते हैं, कुछ भी मंथ डाल सकते हैं। ठीक है। कुछ भी ईएमआई बन सकती है। उतने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम नहीं ट्राई कर सकते, क्योंकि एंडलेस प्रोसेस में चले जाएंगे ना हम। कर सकते हैं लेकिन बहुत ज्यादा एंडलेस, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग मतलब बहुत ज्यादा टेस्टिंग हम नहीं करते हैं। क्योंकि हमें प्रोडक्ट भी डिलीवर करना है, क्योंकि वो आ जाता है, एक स्टेबल लेवल पे आ जाता है। स्टेबिलिटी प्रोडक्ट की जरूरी है। गूगल जैसी कंपनी है, उसकी कंपनी भी प्रोडक्ट में भी डिफेक्ट होते हैं, बहुत माइनर डिफेक्ट होते हैं। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग, कंप्लीट टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। ये इसका प्रिंसिपल बोलता है। डिफेक्ट छोटे मोटे डिफेक्ट आते हैं। ठीक है। बड़े डिफेक्ट तो पकड़ लिए जाते हैं। कभी कभी सर्वर डाउन हो जाते हैं, उसमें क्या कर लोगे? सही किए जाते हैं तो। अमेजन जैसी साइट है, फेसबुक जैसी साइट, फेसबुक कभी दो दो घंटे बंद हो जाता है, आप लोग पता नहीं चलता होगा। व्हाट्सएप पे कभी आधा घंटा बंद हो जाता है, कोई हो गया क्रैश, डाउन हो गया सर्वर, क्या कर लोगे? मशीन ही है, कोड ही है, इंसान ही है ना, इंसान बीमार पड़ जाता है। कौन सी कोड का तो अलग ही टेक्नोलॉजी है वो तो। सिस्टम हिट हो गया, सर्वर बंद हो गया, क्या कर लोगे? हाँ। हम्म, हम्म। उनको उसको बोलते हैं डीबग करना। वो डीबग करके देखते हैं कहाँ गड़बड़ हुआ है। जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना कि पेशेंट लेट गया, कुछ बोल ही नहीं पा रहा है, तो डॉक्टर ही ढूंढ रहा है भैया हुआ क्या है। पोस्टमार्टम किया जाता है करके। तो टेस्टिंग में, टेस्टिंग तो नहीं करती है, जो डेवलपर होते हैं वो डीबग करते हैं, एप्लीकेशन को डीबग किया जाता है, ढूंढा जाता है कहाँ पे एरर आ रही है। सर्वर पे एरर आ रही है तो डेवऑप्स का काम है, जो डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो देखेगा। कोडिंग में एरर आ रही है तो डेवलपर देखेगा भैया कोड पड़ गया है, कहीं कुछ दिक्कत हो गई। ठीक है। नेक्स्ट, अर्ली टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती है, जैसे जैसे डेवलपर कोड बनाता जाता है, वैसे वैसे टेस्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। टेस्टिंग करनी नहीं, लेकिन टेस्टिंग के लिए टेस्ट केस बनाने स्टार्ट कर देने चाहिए। उससे क्या होता है कि जैसे हमारे पास पहली बिल्ड आएगी, जैसे पहला कोड आएगा उस पर हम टेस्टिंग करेंगे, हमारे लिए ईजी हो जाए इनिशियल लेवल पे ही डिफेक्ट फाइंड करना। यूनिट टेस्टिंग स्टार्ट करते, ऐसा नहीं पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन बनने का वेट कर रहे हैं। ठीक है। हमारा घर बन रहा है अभी,
थोड़ा सा हमें 4-5 मंजिल बनाना है, थोड़ा सा ही बना हुआ है, या इंटीरियर को डिजाइन करना, तो हम स्टार्टिंग में ही पहुंच गए कि भैया इसमें ये चेंजेस कर दो, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। तो अर्ली स्टेज पे ही हम चेक करने की कोशिश करते हैं। मतलब बनने के बाद अगर चेंज कराएंगे तो उसका खर्चा ज्यादा होता है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहता है वो। ये चीज क्लियर है? इसलिए तो हट गया है वो, इसीलिए एजाइल आ गया। बहुत कम। अभी मैं कुछ किसी से बात कर रहा था, कह रहा था हमारी कंपनी में चलता है वाटरफॉल, तो प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है वो। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट रेयर केस में चलता है, चलते हैं, अभी भी चलते हैं। बेसिक मार्केट में एजाइल चल रहा है। ठीक है। डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब है कि टेस्टिंग भी कहते हैं कि 80-20 रूल जो नॉर्मल लाइफ में फॉलो होता है, वो यहाँ पे भी होता है कि अगर आपने 80%, ज्यादातर जो डिफेक्ट आएंगे, जैसे 100 डिफेक्ट आए, उसमें से 80% डिफेक्ट आपको पूरे प्रोजेक्ट के 20 एरिया से ही मिल जाएंगे। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर समझो 100 डिफेक्ट हैं, तो ज्यादातर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स एरिया है प्रोग्रामिंग का, तो सबसे ज्यादा डिफेक्ट वहीं पे आएंगे। ठीक है। तो वो 20-30-40% ही होता है यहाँ पे। बहुत ज्यादा लॉजिक बिल्ड है। तो अगर आपने एप्लीकेशन आज टेस्ट करी, आपको 100 टेस्ट केस दिए गए थे, आज आपने 10 किए, 20 किए, 30 किए, आप कह रहे हो कोई डिफेक्ट ही नहीं आ रहा, लगता है सही है। तो स्टार्टिंग की पोजीशन पे, स्टार्टिंग अर्ली डेज में ये मान नहीं लेना है कि आगे डिफेक्ट नहीं आएंगे, पता लगा लास्ट मॉड्यूल में जाके सारे डिफेक्ट वहीं आ रहे। क्रिकेट मैच होता है ना, जैसे लास्ट बॉल तक नहीं पता होता कौन जीतेगा कौन हारेगा, वही केस समझ लो। लास्ट मोमेंट तक आपको नहीं पता है कि डिफेक्ट आ सकते हैं, नहीं आप अज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। डिफेक्ट हमेशा क्लस्टर में मिलेंगे। ऐसा होगा कि सारे डिफेक्ट क्लस्टर में लास्ट मिल रहे हैं, हो सकता है सारे स्टार्टिंग में मिल जाएं। स्टार्टिंग में 15-20 डिफेक्ट मिल गया, आप बोले यार सॉफ्टवेयर ही बेकार है, तो हो सकता है वो डिफेक्ट जो आपने ढूंढे वो स्टार्टिंग में ही थे, बाद में जाके ना हो। आगे की कैसे होगी? बिल्ड, वन बाय बिल्ड चेक होती है। एक बिल्ड चलेगी उसकी टेस्टिंग हो रही है, दूसरी बिल्ड जाएगी उसकी टेस्टिंग होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग कर दी। हो सकता है कि पहले बिल्ड में गलती थी, सारा इंप्लीमेंटेशन खराब हो गया। बिल्डिंग बना रहे हैं तो मैं क्या कह रहा हूँ कि वन बाय वन आप चेक करते जाओ, ऐसा नहीं कि पहला ही लेयर खराब बना दी, बाकी सब लेयर खराब हो रही है। ठीक है। चेंज करना पड़ेगा, उसमें वो कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी। कॉस्ट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, अर्ली टेस्टिंग करते हैं। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। पेस्टिसाइड पैराडॉक्स कहता है कि सेम टेस्ट केस अगर हम बार बार चलाएंगे तो हमें नए डिफेक्ट मिलना बंद हो जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई? सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चेंज हो रहा है, टेस्ट केस भी चेंज करते रहने चाहिए हमें टाइम टू टाइम। उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, टेस्ट केस भी अपडेट होते रहते हैं। नए डिफेक्ट, नया लॉजिक हमें ढूंढना पड़ेगा, कैसे हम डिफेक्ट निकालें। टेस्ट केस को भी रिव्यू किया जाता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो भैया इसको भी इनहेंस करो, अभी इससे पुराने टेस्ट केस में कोई डिफेक्ट नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ो, नए टेस्ट केस ढूंढो। क्लियर? टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। टेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। मैं ई कॉमर्स साइट को टेस्ट कर रहा हूँ तो उसकी टेस्टिंग अलग तरीके से होती है, गेम साइट को टेस्ट कर रहा हूँ उसकी अलग, एक फाइनेंशियल कंपनी की वेबसाइट को टेस्ट कर रहा हूँ वो अलग तरीके से। अगर 2-3 साल आपने ई कॉमर्स में जॉब कर ली, मतलब आपने मैनुअल टेस्टिंग कर ली जहाँ पे ई कॉमर्स डोमेन ज्यादा था, तो आपने रिज्यूम में लिख सकते हो कि मैंने ई कॉमर्स से ज्यादा किया है। तो कोई कंपनी जो ई कॉमर्स वाली वो आपको प्रेफर करेगी, आपको वो सारी चीजें पता है जो ई कॉमर्स में यूज होती हैं। ठीक है। जैसे ड्राइवर है जो हिल साइड चलाता है, ठीक है, हम ज्यादा जब हिल साइड जाते हैं तो उसको प्रेफर करते हैं, भैया थोड़ा सा एक्सपीरियंस है इसको चलाने का। जो गुड़गांव साइड एरिया में आता है या जहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो हम लोकल ड्राइवर प्रेफर करते हैं कि भैया जिसको यूज टू है, जहाँ पे रास्ता देखा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा, रूट्स बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, तो हम वो प्रेफर करते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, जैसा जैसा हम कर रहे हैं उसके एक्सपर्ट हम बनते जा रहे हैं। गेमिंग वेबसाइट को करने का तरीका अलग है, ई कॉमर्स वेबसाइट को अलग है, बैंकिंग साइट को चेक करने का अलग है। फंडामेंटल सेम है, ड्राइविंग तो सेम ही है ना, तो कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी कहता है कि आप कितनी भी टेस्टिंग कर लो, कितनी भी एग्जिस्टिंग टेस्टिंग कर लो, आप ये कमिटमेंट नहीं कर सकते कि एप्लीकेशन 100% बग फ्री है।
ठीक है, 99% आप श्योर कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते, कि आपको नहीं पता है कि कहाँ से भी कुछ भी वेबसाइट डिफेक्ट आ सकता है। कभी कभी रिक्वायरमेंट क्लाइंट की ठीक नहीं होती, तब उसने कुछ बोला है, आप कुछ बोला है, क्लियर, उसकी वजह से भी डिफेक्ट आ जाता है। तो 99% हम स्टेबल बना देते हैं, 100% श्योरिटी हम नहीं दे पाते कि एब्सेंस से बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एरर पॉलिसी। ये बहुत मैंने डीप में पढ़ाए थे, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा रैप अप कर दिया जल्दी में। ठीक है, मेजरली समझ में आ गया होगा, रिकैप हो गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट मॉड्यूल में आते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। ठीक है, शुरू के थोड़ी क्लासेस मैंने बताया था थ्योरेटिकल है, आपको समझना है कैसे क्या होता है, तभी आप कर पाओगे आगे जाके। सॉफ्टवेयर टेस्टर हो, डेवलपर हो, ऑटोमेशन वाला हो, टेक्निकल लीड हो, डेवऑप्स हो, सिस्टम आर्किटेक्ट हो, ठीक है, सबका काम क्या है, सॉफ्टवेयर सही चलना चाहिए। क्रिकेट टीम में बॉलर हो, फील्डर हो, कीपर हो, बैट्समैन हो, कैप्टन हो, वाइस कैप्टन हो, मेन एम क्या है, टीम जीतनी चाहिए। ओवरऑल मिलके सबको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को क्लाइंट तक पहुंचाना है, एप्रिसिएशन लेना है, बजट पार्टी का उससे लेना है। क्या होता है फाइनेंस में ऐसे, एक बजट तो कंपनी देता है, क्लाइंट देता ही देता है, भैया ये आपका बजट है, ऐसे बनाना है। जो बाहर के क्लाइंट है ना, ये एक्स्ट्रा बजट भी देते हैं, अगर आपने परफॉर्मेंस अच्छी की है ना, एक्स्ट्रा बजट भी आता है। तो कभी उसमें इंसेंटिव्स जुड़ जाते हैं आपके, कभी आपकी टीम की पार्टी होती है, अलग अलग। ठीक है, अगर ज्यादा इंसेंटिव आ रहे हैं, ज्यादा पार्टी हो रही है, मतलब काम अच्छा चल रहा है, क्लियर है। उस हिसाब से सैलरी भी बढ़ती है, कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस कैसी है, पूरी टीम की ओवरऑल देखी जाती है, इंडिविजुअल तो देखी जाती है, टीम कैसा कर रही है, वो टीम कितनी स्ट्रांग है। कि टेस्टिंग की टीम में 10 बंदे हैं, भाई साहब ये इनकी, जो अगर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टेस्ट कर रहे हैं उसके बाद डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं बहुत माइनर आ रहे हैं, क्लियर है, मतलब ये अच्छा काम कर। तो पूरे क्या, आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ता है कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं और आपका काम किस एरिया में है। तो पूरा सॉफ्टवेयर चलता है, उसकी लाइफ साइकिल होती है, SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें मल्टीपल फेज होते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है, मुझे किसी को सॉफ्टवेयर बनाना है, वो पहले अपनी रिक्वायरमेंट लेके कंपनी ढूंढता है, भैया ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसे ऐसे वेबसाइट चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए, वो SRS बनवाता है कंपनी से। जो बिजनेस एनालिस्ट होते हैं वो इस एरिया में वर्क करते हैं, क्लाइंट के पास जाते हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट लेते हैं, ठीक है, उससे डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रिक्वायरमेंट आ गई हमारे पास, हम डिजाइन करते हैं, सॉफ्टवेयर की प्लान करने की कोशिश करते हैं कि सॉफ्टवेयर कैसा बनाना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या आर्किटेक्चर रहेगा, कितने डेवलपर चाहिए, कितने टेस्टर चाहिए। ठीक है, सब डिसाइड करने के बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, कोडर्स बैठे होते हैं उसको कोडिंग करने के लिए, साथ साथ टेस्टर्स स्टार्ट कर देते हैं टेस्ट केस लिखना, क्लियर। सेकंड फेज के बाद डेवलपमेंट और टेस्टिंग दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाती है। एक साइड कोड कर रहे हैं, आप टेस्ट केस बना रहे हो, क्यों बनाएगा तो मैं चेक करूंगा, पहले लिख ले रहा हूँ क्या क्या चेक करना है। ठीक है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड रहती हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट फेज, टेस्टिंग कर ली, पास हो गई सब कुछ, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करो सर्वर पे। ठीक है, डिप्लॉय करने के बाद सर्वर पे सॉफ्टवेयर किस, अगर चल रहा है, सही चला है, तो मेंटेनेंस फेज में आता है, थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं, थोड़े बहुत डिफेक्ट हैं, तो वो प्रोडक्शन, प्रोड बोलते हैं, प्रोडक्शन पे जाने के बाद भी हम करते रहते हैं। ये बेसिकली लाइफ साइकिल होती है किसकी, सॉफ्टवेयर, डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ये क्लियर है, इसमें डाउट है किसी को? SDLC क्लियर हो गया सबको, जो ऑनलाइन है क्लियर है सबको? ठीक है, रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट फेज है कि हमें रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है। डिजाइनिंग फेज, कौन सी लैंग्वेज का यूज होगा,
कौन से डेटाबेस बनेगा, क्या टेक्निक रहेंगे, क्या फ्लो चार्ट, क्या डायग्राम्स बनेंगे। ये जो सीनियर लेवल पे होते हैं लोग, लीड पे, आर्किटेक्ट पे, वो डिजाइन करते हैं। फिर डेवलपमेंट का काम डेवलपर्स का, इस फेज में टेस्टर्स का काम, डिप्लॉयमेंट डेवऑप्स का काम, मेंटेनेंस मेंटेनेंस की टीम होती है टेक सपोर्ट की या मेंटेनेंस की, वो यहाँ पे काम करती है। बन गया, डेवलप होके चला गया, उसके बाद भी उस पर ध्यान रखा जाता है। जैसे सोसाइटी में जाते हैं ना, बड़ी से बहुत सारे घर हैं, बन गई है बिल्डिंग, तैयार हो गए, फिर भी छोटे छोटे मेंटेनेंस, भैया ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये खराब हो गया, ये चेंज करना है, वो चेंज करना है, मेंटेनेंस प्लीज। क्लियर है। अब इस जो ये प्रोसेस है टेस्टिंग का, इसकी अपनी लाइफ साइकिल है कि अब टेस्टर को क्या करना पड़ता है। एक एसडीएलसी सॉफ्टवेयर की लाइफ साइकिल और फिर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल। टेस्टिंग की लाइफ साइकिल में क्या इंक्लूड होता है, टेस्टिंग के प्रोसेस जो आपको करने होते हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, रिक्वायरमेंट आई है, आपको उस पूरे रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना है कि सामने वाला बंदा चाहता क्या है, कैसा सॉफ्टवेयर चाहता है। क्लाइंट से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है क्यूएस का, सारे डेमोस क्यूएस ही देते हैं, रिक्वायरमेंट ज्यादातर क्यूएस ही लेते हैं। ठीक है, तो क्यूए को पता होना चाहिए भैया टेस्ट क्या करना है, कैसा एप्लीकेशन बनना है। डेवलपर ने गलती करी तो चल जाएगा, टेस्टर ने गलती करी तो वो गलत सॉफ्टवेयर चला जाएगा। तो टेस्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रोल में प्ले करता है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद टेस्ट प्लान क्रिएशन, टेस्ट प्लान क्रिएट किया जाता है, कितने टेस्ट केस बनेंगे, कौन कितने मॉड्यूल को चेक करेगा, कौन किस एरिया पे काम करेगा। ये जो आपका टीम लीड होगा ना, वो ये टेस्ट प्लान बनाएगा कि बाद तक हमें कब कितनी टेस्टिंग करनी है, कितने टेस्ट केस बनाने हैं, कौन कौन से बनेंगे, आप कितने बनाओगे, आप कितने बनाओगे, आप कितने। टीम का जो कैप्टन होता है ना, टेक्निकल लीड बोलते हैं, वो डिसाइड करता है, प्लान बनाएगा आपके लिए। ठीक है। फिर है इन्वायरमेंट सेटअप, आपको इन्वायरमेंट सेटअप करना है, कौन कौन सी मशीन चाहिए चेक करने के लिए। अब आपके पास विंडो 10 है, कोई सॉफ्टवेयर आ गया जो मैक में चलना है, तो आपको मैक की मशीन इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। तो भैया ओरेकल पे चलना है, वो तो वाला सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। गेमिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो उतनी प्रोसेसर मेमोरी चाहिए। मोबाइल में टेस्ट करना है तो उतने सारे मोबाइल होने चाहिए। हमारी कंपनी में पूरी लैब है एक मोबाइल की, जैसे मोबाइल दुकान में जाते हो ना, तो वहां पे मोबाइल रखे होते हैं लगा के होल्डर पे। कंपनी में पूरी एक लैब बनी होती है, यहाँ पे अलग अलग ऐप मोबाइल पे आप जाके टेस्टिंग करते हो। मोबाइल पे भी करनी पड़ती है हर जगह। ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप की आपको क्या क्या चाहिए, टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, इस एरिया में आप टेस्ट केस बनाते हो और उनको एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है। डिफेक्ट लॉगिंग, टेस्ट केस बनाते समय कोई डिफेक्ट आ गया आपके पास, तो आप क्या करोगे, उस डिफेक्ट को लॉग करोगे। लॉग करना हम सीखेंगे, लॉग करना मतलब रिपोर्ट करना, कैसे बताएं कि कैसे डिफेक्ट आया, क्या हमने किया तो हमें डिफेक्ट मिला। सामने वाले को समझाना भी पड़ता है पूरा लिख के कि क्या, कहाँ पे डिफेक्ट आया, किस एरिया में आया, क्या हमने टेस्ट डेटा यूज किया था। क्लियर है। स्क्रीनशॉट देने पड़ते हैं, कभी कभी वीडियो बनानी पड़ती है। क्लियर। फिर आता है टेस्ट साइकिल क्लोजर, ये जो काम कर रहे हैं इसकी पूरी रिपोर्टिंग, कितने टेस्ट केस बनाए, कितने पास किए, कितने एग्जीक्यूट किए, उसकी क्लोजिंग साइकिल आपको देनी पड़ती है, साइन ऑफ बोलते हैं जिसको। क्लियर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब है फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। एचडीएलसी प्रोसेस में जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग होती है, तब ये काम आ जाता है कि आपको रिक्वायरमेंट पढ़नी है, रीड करनी है, समझना है कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लाइंट कैसा बनवाएगा। टेस्ट प्लान, टेक्निकल लीड स्ट्रेटजी बनाएगा, एस्टिमेट करेगा मेरे को कितने लोगों की जरूरत है, ठीक है, कितने को कितना काम दे सकता हूँ, कितने टाइम पे कंप्लीट होगा। आप घर बनाते हो ना, वो ठेकेदार होते हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, आप उनसे बनवा रहे हो तो पूछते हो भैया इतना काम है, ये बनवाना है, कब तक बनेगा, मुझे एस्टिमेट तो चाहिए। ठीक है, कितने लेबर लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, आप पहले से एस्टिमेट लेके चलते हो। तो टेस्टिंग का सारा एस्टिमेट देता है टेस्टिंग लीड, उसको 8-10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस होता है टेस्टिंग में, वो हैंडल करता है एक टीम। क्लियर। इन्वायरमेंट सेटअप, जो भी चीज चाहिए आपको, डेस्कटॉप चाहिए, लैपटॉप चाहिए,
किसी के पासवर्ड चाहिए चलाने के लिए, मोबाइल चाहिए, अलग अलग सिस्टम चाहिए, वो रिक्वायरमेंट सेटअप में आती है। टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, टेस्ट केस लिखोगे, बिल्ड आएगी, एग्जीक्यूट करोगे, एरर आएगा, लॉक करोगे, नहीं आएगा, पास करोगे। क्लियर? डिफेक्ट लॉगिंग, डिफेक्ट आ गए उसको डेवलपर को दोगे, डेवलपर को नहीं समझ में आया कैसे डिफेक्ट आया, उसको बताओगे, रिकॉर्डिंग दोगे, स्नैपशॉट दोगे। कौन बच रहा है? डिफेक्ट दोगे, उसको उसको समझाओगे, और वो दोबारा देगा, उसको रीटेस्ट करोगे, दोबारा से टेस्ट करोगे, फिर उसको साइन ऑफ करोगे कि भैया अब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है टेस्टिंग साइकिल क्लोजर। इसमें हम क्लोजिंग करते हैं सारा, कितने डिजाइन थे, क्या डेवलप किया, कितने डिफेक्ट आए, कौन कौन से डिफेक्ट थे, डिफेक्ट को रीटेस्ट किया, जो भी काम किया सबका क्लोजर देना है। हाँ, नहीं बिल्ड में नहीं, कंप्लीट साइकिल में जब साइन ऑफ करना है कि भैया ये फीचर चेक हो गया है, हमने कर लिया है। हाँ, डिप्लॉयमेंट के टाइम, डिप्लॉयमेंट से पहले, तब डिप्लॉयमेंट होगी स्टेजिंग सर्वर में, तब कोड जाएगा, टेस्टर करेगा, रिपोर्ट देगा अपनी कि सर ये टेस्ट, अपनी अपनी रिपोर्ट मर्ज करेगा। आरटीएम बनता है, रिक्वायरमेंट मैट्रिक्स बनती है, बताऊंगा मैं। उसमें सब टेस्टर अपना अपना जाके काम लिखते रहते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मैनेजर देखेगा कितना चल रहा है, कितने पास हुए, कितने डे एंड पे उसको चाहिए भैया आज टेस्टर्स ने क्या किया, कितने टेस्ट केस किए, कौन से फेल हुए, किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कि कौन कौन से फेल हो रहे हैं, जो फेल हो रहे हैं इतने क्यों फेल हो रहे हैं भैया, वो डेवलपर के पास जाएगा कि भैया क्या काम कर रहे हो, इतने क्यों फेल करवा रहे हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वो हैंडल करता है, उसके बाद डे एंड पे रिपोर्ट होनी चाहिए आप क्या काम करते हो, सारा कुछ डिटेल्स जाती है। सॉफ्टवेयर होते हैं, जीरा होते हैं, एक्सेल का यूज किया जाता है, कहीं पे बगजिला होता है, सेंट्रल एजाइल रैली होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर, उस पर आपको स्टेटस देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? कोई नहीं, सुनोगे यार, ये चीज समझ में आई, टेस्टिंग में क्या करना है ये समझ में आ गया, किस स्टेज पे करना है ये समझ में आ गया, एसडीएलसी प्रोसेस समझ में आ गया, सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है। ठीक, सब भेज दिए, भेज, दोबारा मैं भेज दूंगा कोई अगर नहीं मिली आप। अब एसडीएलसी के कुछ मॉडल्स होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो डेवलप हो रहा है आप किस मॉडल में वर्क कर रहे हैं, इसमें वाटरफॉल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, वी मॉडल और अजाइल मॉडल। ठीक है, मॉडल से पहले ना थोड़ा सा टेस्टिंग पढ़ते हैं, मॉडल थोड़ा सा बाद में। इससे पहले ना आप लोग थोड़ा सा टेस्ट के सीखना स्टार्ट करो, थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं, वरना सुनते सुनते ऐसा लगेगा आपको कि बोर हो रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी एक्टिविटी।